गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 12 अगस्त के करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं और इसे एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 एंड विल स्टार्ट आवर वीडियो विद अ कोटेशन। तो यहाँ पे द कोटेशन सेज, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग। यूपीएससी के अंदर इसे कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। अभी देखिए, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, डेज विल बी डिफरेंट। कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी और आपको खुद भी एक सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ, आज मेरी प्रिपरेशन जो है वो एक अच्छे लेवल पे हुई है। लेकिन कुछ ऐसे दिन होंगे जब हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से टाइम नहीं मिलेगा, पूरा दिन ऑफिस में लग जाएगा और आपको ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। देन कुछ ऐसे दिन होंगे जब फैमिली के अंदर कोई फंक्शन होगा, तब भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिल पाएगा तैयारी करने का, और कहीं ना कहीं आपका मूड भी होगा इसकी वजह से खराब हो सकता है कि उतने अच्छे से जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तैयारी आप नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों के लिए 3, 4, 5 दिन भी लग सकते हैं जब कॉन्टिन्यूसली उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कोई भी फैमिली फंक्शन की वजह से, जॉब की वजह से, हेल्थ की वजह से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस जर्नी के अंदर आपके साथ होने वाली है जब किसी ना किसी दिन आपको लगेगा या कंटिन्यूसली 3-4 दिन में ऐसा होगा कि उतने अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो वहां पर आपको क्या करना है, देखिए इन सिचुएशंस के अंदर आपसे जितना हो पाता है ना आप उतना करिएगा, बिकॉज बिलीव मी ऐसे दिन भी आएंगे जब आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, ऑफिस का प्रेशर नहीं होगा, फैमिली का प्रेशर नहीं होगा, हेल्थ भी आपकी सही होगी। तो जिन दिनों के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहां पर आपको क्या करना है, अपनी होप को लूज नहीं करना है, वहां पर आपको डिप्रेस नहीं होना है, वहां पर आपको नेगेटिव नहीं होना है, वहां पर जितना आपसे हो पाता है, इवन तो अगर आप एक दिन में 30 मिनट्स भी कर पाते हैं ना तो वो जरूर करिएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है ना वो इस पूरी गेम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन में सिर्फ आपको 15 मिनट ही टाइम मिल रहा है ना, वो 15 मिनट अगर आप मोबाइल के ऊपर न्यूज पढ़ पा रहे हैं तो आप उतना ही करिए, कोई बात नहीं, उतना भी सही है। लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो कोई भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए, किसी भी दिन को बस खाली मत जाने दीजिएगा, चाहे आप न्यूज़पेपर को खोल के 5 मिनट के लिए क्यों ना पढ़ लें। कंसिस्टेंसी इस एग्जाम के लिए काफी मैटर करती है और यहां पर आपको ऐसे ही करना है। सिचुएशन कैसी भी हो वो एक जैसी नहीं रहने वाली है। कुछ दिन आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, कुछ दिन आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी आपसे हो पाता है, चाहे 2 मिनट की आप एक न्यूज ही पढ़ ले पूरे दिन में, वो जरूर करिएगा। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो आज हम सुरक्षा पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे, देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सन स्पॉट्स के ऊपर 2 क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिया रिस्क के बारे में देखेंगे, बायोफ्यूल डे को देखेंगे, पीएमजेवाई स्कीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ब्लैक बॉक्स के ऊपर भी एक एमसीक्यू है, देन प्रायोरिटी सेक्टर के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और यहां पर इवेंचुअली फिर हम पूरा रिवाइज करेंगे। चलिए मार्किंग स्कीम देखते हैं। आपको पता है कि अपर 2 ब्रैकेट्स में अगर आपका स्कोर होता है देन यू आर इन द सेफ जोन। तो कोशिश करिए 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करने का, क्योंकि यहाँ पे 60% जो है आपको पता है कि प्रीलिम्स के लिए काफी सेफ स्कोर माना जाता है, रिस्पेक्टिव ऑफ द कट ऑफ यूजुअली 60% से ऊपर नहीं जाती है, ज्यादातर 50 to 55% तक ही रहती है। तो 60% का जो स्कोर होता है एक सेफ स्कोर माना जाता है। लेस देन 6 भी स्कोर करते हैं अगर आप, तो भी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, तो आप दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। लेकिन जब भी आप दोबारा से अटेम्प्ट करें, एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सुरक्षा पोर्टल। सुरक्षा पोर्टल अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया और आपको बताना है कि किससे रिलेट करता है, कि टाइगर से रिलेट करता है, लायन, एलिफेंट, पेंगोलिन। सोचिए, फिर इसको पूरा डिस्कस करेंगे कि ये चीज है क्या। चलिए देखिए, अगस्त 12 है आज एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे के तौर पे एनुअली हर साल हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। और वर्ल्ड एलिफेंट डे जो होता है बेसिकली ये अवेयरनेस फैलाने के लिए होता है कंसर्निंग एलिफेंट की कंजर्वेशन के लिए, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस दिन के अंदर ये जो अवेयरनेस होती है स्प्रेड करी जाती है। अब बात करते हैं कि हुआ क्या है। सुरक्षा पोर्टल को अभी हमारी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है जो कि एलिफेंट्स के लिए है। वर्ल्ड एलिफेंट डे की बात करी जाए, इसे को फाउंड किया था कैनेडियन एक ऑर्गेनाइजेशन थी और साथ में ही एक थाईलैंड की ऑर्गेनाइजेशन थी। दोनों ने मिलकर इस एलिफेंट डे को डिसाइड किया था कि 12 अगस्त को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अभी ये जो पोर्टल लॉन्च किया है, इसका बेसिक पर्पस रहेगा कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो ये जो नया पोर्टल है सुरक्षा, इसको नाम दिया गया, नाम से ही पता चल रहा है सुरक्षा किसकी, एनिमल्स की भी और ह्यूमन बींग्स की भी, ताकि रियल टाइम बेसिस पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इस तरीके के, उसके कंसर्निंग जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड करी जा सके और इसको ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को काफी हद तक कम किया जा सके। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम एशियन एलिफेंट क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं, इसको अच्छे से देखेंगे क्या क्या है। एशियन एलिफेंट की बात करते हैं तो इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, आईयूसीएन स्टेटस है इसका एंडेंजर्ड। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम किसी भी एनिमल के बारे में देखते हैं तो उसका आईयूसीएन स्टेटस देखते हैं और ये भी देखते हैं कि जो अपेंडिक्सेस है वो कहाँ पे उसके अंदर फॉल करता है। तो यहाँ पे अपेंडिक्स 1 के अंदर ये
जो CMS की कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज उसके अंदर फॉल करता है। और इसके अलावा रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस भी करी गई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी CMS 13, जो कि गुजरात गांधीनगर में करी गई थी। वहां पर भी इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ था। एलिफेंट जो है, एक और चीज इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज कॉल्ड द नेचुरल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा ये भी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजुअली स्टेट सर्विसेज के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नेचुरल हेरिटेज एनिमल कौन सा है, तो वहां पर आप इसका आंसर कर सकते हैं। द एलिफेंट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछा गया कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी अपने जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाला है। तो क्या वो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, तेलंगाना की गवर्नमेंट है, असम, तमिलनाडु, कौन कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जिन्होंने अपने लैंड रिकॉर्ड को कहां पे डाल दिया? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया। सोचिए। चलिए देखिए, अभी रिसेंटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोबारा से न्यूज में थी, क्योंकि हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वो देख रही है कि क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए रिमोट वोटिंग को यूज किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफिकल हर्डल्स होते हैं वोटिंग देने के अंदर, अभी तो कोविड जैसी सिचुएशन भी है, तो रिमोट वोटिंग के जो पोटेंशियल है फ्यूचर में क्या इसको यूज किया जा सकता है, अभी इसको यूज किया जा सकता है, इसके बारे में जो पॉसिबिलिटीज है वो एक्सप्लोर करी जा रही है, ताकि लोगों को पोलिंग स्टेशन नहीं आना पड़े और वो अपनी ही जो उनकी कंफर्टेबल एक लोकेशन होती है वहां से बैठे बैठे अपने वोट को कास्ट कर पाए। तो यहां पर 4 आपको ऑप्शन जो इससे कंसर्निंग दिए थे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और लैंड रिकॉर्ड को लेके, क्या आंसर होगा? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की गवर्नमेंट ऐसी है जो ऑलरेडी ही अपने रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल चुकी है। इससे होगा क्या? बेसिकली जो आपके लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं वो ऑनलाइन चले जाएंगे, उसको एक्सेस करना आसान हो जाएगा और उसके अंदर कुछ भी अगर चेंज किया जाता है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। और अगर बैकग्राउंड की बात करें, आप जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो शुरुआत हुई थी वो क्रिप्टो करेंसी को लेके हुई थी, लेकिन अभी इसका जो यूज है वो बैंकिंग के अंदर भी किया जा रहा है। अभी इसका यूज एक्सप्लोर किया जा रहा है कि वोटिंग के अंदर कैसे करें, और लैंड रिकॉर्ड के अंदर तो आप देख ही चुके हैं कि 2 स्टेट्स हमारे ऑलरेडी से कर चुके हैं, ताकि ट्रेसेबिलिटी फीचर जो है लैंड रिकॉर्ड का ट्रेस करना वो जो है आसान हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सन स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। 2 क्वेश्चन हमने सन स्पोर्ट्स के ऊपर बनाया, न्यूज में था ये अभी रिसेंटली, तो पूछा जा सकता है। वैसे तो ज्योग्राफी रिलेटेड, ये जियोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर्स में तो पूछा जा सकता है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखी है सन स्पोर्ट्स को लेकर और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है सन स्पॉट्स आर डार्क एंड दे आर कॉल्ड अम्ब्रा। तो सन स्पॉट जो होते हैं वो डार्क होते हैं और उन्हें अम्ब्रा कहा जाता है। सेकेंड, फोटोस्फीयर इज अ विजिबल सर्फेस ऑफ द सन। जो फोटोस्फीयर होता है वो एक ऐसा सरफेस होता है सन का जो विजिबल होता है, ये भी हो सकता है। सन स्पॉट्स सीम डार्कर सिंस दे आर कूलर। सन स्पॉट जो होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं क्योंकि वो ठंडे होते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए एक बार देखते हैं सनस्पॉट दिखता कैसे। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ब्लैक वाला रीजन है, इसे अम्ब्रा यहाँ पे कहा गया है, और इसके साथ में बिल्कुल एडजेसेंट जो रीजन होता है उसे एनुम्ब्रा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डार्क कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं एंड रिलेटिवली कूल होते हैं अगर ये आसपास के रीजन से इनको कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। तो सनस्पॉट्स आर डार्क, यस दे आर डार्क, और उन्हें अम्ब्रा कहा जाता है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। देन फोटोस्फीयर इज अ विजिबल सर्फेस ऑफ द सन। तो अगर सन को जब आप देखते हैं इसका जो विजिबल सर्फेस होता है उसको आप फोटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी ये भी करेक्ट हो जाती है। बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, सन स्पॉट्स सीम डार्कर सिंस दे आर कूलर। तो क्या ये ठंडे होते हैं इसी वजह से काले होते हैं? तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि ये डार्क इसी वजह से होते हैं बिकॉज दे आर कूलर कंपेयर टू द एडजेसेंट रीजन। अपने आसपास के रीजन से कंपैरिजन में ठंडे होते हैं। अदरवाइज तो यहाँ भी टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, लेकिन अगर आसपास के रीजन से कंपेयर किया जाए तो उनके कंपैरिजन में ठंडे होते हैं और इसी वजह से दे सीम डार्क। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के बारे में पूछा कि ये किससे रिलेट करता है? क्या ये ICBM दैट इज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेट करता है, किसी एंटी टैंक मिसाइल से रिलेट करता है, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट से रिलेट करता है, या फिर आर्मिंग द UAV से रिलेट करता है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आप जानते हैं कि चाइना और इंडिया बॉर्डर के ऊपर कुछ टेंशंस जो है वो चल रही हैं और इसी वजह से एक केस यहाँ पे जो है वो उठा, एक डिमांड उठी है कि क्यों ना जो हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को क्यों ना आर्म कर दिया जाए। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ UAV की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि क्यों ना इसके ऊपर एंटी टैंक मिसाइल जो है वो लगा दी जाए, वेरियस टाइप के लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस जो है वो लगाए जाए, और इसको प्रोजेक्ट चीता जो है वो नाम दिया जा रहा है। तो ये किससे रिलेट करता है? अपने UAV जो है, हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स जो है, उनके ऊपर आर्म्स कैसे लगाए जाए। इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा UAV है, इसको
आर्म्ड कैसे किया जा सकता है? अभी क्या होता है, बहुत बार इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए कैमरा लगा होता है, उसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन क्या इसके ऊपर भी आर्म्स लगा के, मिसाइल्स लगा के, एंटी टैंक मिसाइल्स, म्यूनिशंस लगा के भी यूज किया जा सकता है? तो उसके बारे में बात करी जा रही है। प्रपोजल गया है प्रोजेक्ट चीता को लेके गवर्नमेंट के पास, और इसका बजट जो है वो बताया गया 3500 करोड़। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में प्रपोजल जो है वो अप्रूव हो जाए और जो हमारे यूएवीज या ड्रोन्स हैं उनके ऊपर भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन हमें देखने को मिले। इससे होगा क्या, बेसिकली जो बॉर्डर टेंशन होती है वहां पर हमें काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि देन यूएवी जो होंगे हमारे वो आर्म्ड होंगे, और इस वजह से जो हमारी अपोजिशन में कंट्री होगी उनको इस बात का डर होगा, क्योंकि जितनी भी डिफिकल्ट टेरेन हो, यूएवीज जो होते हैं वो तो कहीं पे भी जा सकते हैं और वहां पे डिप्लॉय किए जा सकते हैं। और खासतौर पे बात करी जाए अगर लद्दाख रीजन की, इंडिया चाइना बॉर्डर की, तो वो जो टेरेन है वैसे ही अपने आप में डिफिकल्ट है, तो वहां पे इस तरीके के आर्म्ड यूएवीज जो है हमें काफी हेल्प करेंगे। तो दिस इज अबाउट प्रोजेक्ट चीता, जो कि आप प्रीलिम्स के अंदर भी देख सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन, और मेंस के अंदर भी इसको मेंशन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सन स्पॉट्स के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट सन स्पॉट के बारे में करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन एरिया ऑन द सन दैट अपीयर्स डार्क ऑन द सरफेस एंड इज रिलेटिवली कूलर देन द सराउंडिंग पार्ट। ये एक ऐसा एरिया होता है सन के अंदर जो कि डार्क होता है और जो आसपास के रीजन होते हैं उसके कंपेरिजन में कूलर होता है, हो सकता है। These spots can be as large as 50,000 किलोमीटर इन डायमीटर। ये जो सन स्पॉट्स होते हैं 50,000 किलोमीटर तक भी हो सकते हैं डायमीटर के अंदर। सन स्पॉट्स आर द एरियाज वेयर द स्टार्स मैग्नेटिक फील्ड इज द हाईएस्ट। तो ये एक ऐसा रीजन होता है जहां पे स्टार जो तारा होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है, ये भी हो सकता है। सन स्पॉट्स पोलैरिटी रिवर्स ड्यूरिंग एवरी सोलर साइकिल विच टेक्स अराउंड 10 ईयर्स। तो जो सन स्पॉट्स होते हैं इसकी पोलैरिटी जो है हर 10 साल में यहाँ पर जो आपकी सोलर साइकिल होती है उसमें रिवर्स होती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पहली स्टेटमेंट तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ये तो हो जाएगी करेक्ट, लेकिन इस स्टेटमेंट से हमें कहीं पे फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट चारों ऑप्शंस में दे रखी है। देखिए अभी रिसेंटली अ मैसिव सनस्पॉट ग्रुप जिसको AR2770 जो है इसको ऑब्जर्व किया गया था spaceweather.com पे, इसकी कुछ इमेजेस भी डाली गई थी और इस वजह से ये न्यूज में था। यहाँ पे बात करी गई है कि जो इनका जो डायमीटर होता है वो 50,000 किलोमीटर तक हो सकता है, मतलब इतने बड़े होते हैं साइज में। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। इसकी वजह से जो आपके सी और डी ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाते हैं। अब देखते हैं सनस्पॉट्स आर द एरियाज वेयर द स्टार्स मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे जो सनस्पॉट्स होते हैं वो एक ऐसा रीजन होता है पूरे सूरज के अंदर, जो इस सनस्पॉट्स ब्लैक जो रीजन होता है ऐसा रीजन होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा ये भी। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है और यहाँ पे चौथी स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाएगी क्योंकि सी और डी जो है एलिमिनेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आंसर ए हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सोलर साइकिल होती है जहाँ पे पोलैरिटी चेंज होती है वो 11 साल की होती है, ध्यान रखिएगा। तो सनस्पॉट्स पोलैरिटी रिवर्स करती है, बिल्कुल रिवर्स करती है ड्यूरिंग एवरी सोलर साइकिल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट टेक्स अराउंड 11 ईयर्स। चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं इसके बारे में। तो वही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 50,000 का इसका डायमीटर होता है, मैग्नेटिक फील्ड हाईएस्ट होती है, कूलर होते हैं, मैंने आपको अम्ब्रा रीजन दिखाया था और न्यूम्ब्रा रीजन उसके आसपास का रीजन जो था वो भी दिखाया था, और साथ में जो पोलैरिटी होती है 11 साल में ये इसकी चेंज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किसके बारे में बात करता है, इंडिया रिस विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ने इंडिया रेस को लॉन्च किया। क्या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। सोचिए फिर ये है क्या, वो डिस्कस करेंगे। चलिए बेसिकली जो इंडिया रिस है एक तरीके का पोर्टल है, तो यहाँ पे पूरा नाम है indiarisk.gov.in। इसके अंदर इंफॉर्मेशन रहेगी वाटर रिसोर्सेज की थ्रू अ डैशबोर्ड। रेनफॉल हो गया, वाटर लेवल, डिस्चार्ज कितना हो रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है वाटर की, वाटर बॉडीज जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ग्राउंड लेवल का जो वाटर होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, रिजर्वर का स्टोरेज कितना है। तो बेसिकली इंडिया के पास, हमारी कंट्री के पास अलग अलग एरियाज के अंदर, चाहे वो अंडर वाटर हो, अंडर ग्राउंड वाटर हो या फिर रेन का वाटर हो, उसके अंदर अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके कंसर्निंग जो डेटा होगा, इवेपो ट्रांसपिरेशन कितना है, सोइल मॉइस्चर कितना है, इसके कंसर्निंग सारा का सारा डेटा इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर डाला जाएगा। और ये जो है लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ और चीजें देखते हैं इसके बारे में। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो indiarisk.gov.in पे आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट ने ये इंडिया रिस्क जो है इसको लॉन्च किया था जुलाई 2019 के अंदर। सिंस देन जो न्यू फंक्शनैलिटीज और फीचर्स है इसके अंदर टाइम टू टाइम ऐड किए जाते हैं। अभी रिसेंटली भी ये न्यूज में था क्योंकि नए फीचर्स जो है इसके अंदर ऐड करे गए हैं। डेटा जो है देखिए, अब क्योंकि आपने एक पोर्टल बनाया, ठीक है, इसके अंदर ग्राउंड वाटर का डेटा भी है, रेनफॉल का वाटर डेटा भी है,
रिजर्वायर का डेटा भी है, सॉइल मॉइस्चर का डेटा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ये पर्टिकुलर पोर्टल जो है रख के बैठा है, इसको भी तो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो इसको CWC, CGWB, IMD जो वेरियस एजेंसीज हैं वो इसको टाइम टू टाइम डेटा जो है वो प्रोवाइड करती रहती है, ताकि ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है अपडेट होता रहे। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है इसने एस्टैब्लिश किया है एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन नेशनल वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर, ताकि WRIS को अपडेट किया जा सके। तो एक और ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई जिसका नाम है NWIC, ताकि रिस्क को अपडेट रखा जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर बायोफ्यूल डे? बायोफ्यूल डे जो है उसका इस साल का थीम क्या है? देखिए कई बार एग्जाम के अंदर थीम्स जो होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और थीम्स की इंपॉर्टेंट ये चीज होती है क्योंकि थीम जो होता है उससे ये पता चलता है कि हमारा ध्यान किस तरफ है, ऐसी क्या चीजें हैं जिसको हम करने की कोशिश करें, क्योंकि जो थीम होता है उससे पता चलता है कि अभी आजकल इंपॉर्टेंट चीजें उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या चल रही है। तो बायोफ्यूल डे के बारे में पूछा है कि क्या थीम है। बायोफ्यूल फॉर जनरेशन इसका थीम है, हो सकता है बायोफ्यूल फॉर फ्यूचर, सोचिए बायोफ्यूल ड्यूरिंग कोविड-19, बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो होता है 10th अगस्त को एवरी ईयर जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल का जो थीम है वो है बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की हम कोशिश करें। आपको पता है प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया जा चुका है। तो बायोफ्यूल्स के अंदर हम इसको अपने ड्रीम को कैसे अचीव कर सकते हैं इसके बारे में बात होगी। इसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करी जाएगी कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो है उसको कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अभी रिसेंटली भी आपने जो कल क्वेश्चंस देखे होंगे उसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी थी दिल्ली गवर्नमेंट की उसके बारे में डिस्कस किया था। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो बायोफ्यूल को लेके हो, न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, अगर मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो यही पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। और यहाँ पे जो प्रीलिम्स है इसके थ्रू आपकी मेंस की जो प्रिपरेशन है वो भी हो जाती है अगर आप पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं तो यहाँ पे सेलिब्रेटेड कौन करता है इसको? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है 2015 से बायोफ्यूल डे को सेलिब्रेट कर रही है। बायोफ्यूल जो प्रोग्राम है इट इज ऑल्सो सिनर्जी विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत। तो दोनों को अभी कनेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है ताकि बायोफ्यूल के थ्रू जो आत्मनिर्भर भारत है उसको भी अचीव किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि PMJAY दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेके अभी न्यूज में थी ये योजना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा देखा गया है कि काफी ज्यादा डैमेज हुआ इस पर्टिकुलर योजना को, काफी अच्छे रिजल्ट्स जो है वो नहीं आ पाए हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई है, 1 बाय 1 देखेंगे कौन सी सही है कौन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है बेनिफिशियरीज आर आइडेंटिफाइड बाय द लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा। तो SCCC डेटा जो है वो यूज किया जाता है इसके लिए। देखते हैं, इट ऑफर्स अ सम इंश्योर्ड ऑफ ₹10 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी केयर। सेकेंडरी केयर के लिए जो फैमिली को इंश्योर किया जाता है 10 लाख पर फैमिली जो है यहाँ पे अमाउंट रखा गया है। देखते हैं, द इंश्योरेंस कॉस्ट इज शेयर्ड बाय द सेंटर एंड द स्टेट मोस्टली इन द रेशियो ऑफ 50:50। तो इक्वल जो है कॉस्ट शेयरिंग करी जाती है सेंटर और स्टेट के द्वारा। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लॉकडाउन के टाइम पर काफी नेगेटिव जो है इंपैक्ट देखा गया है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इन पेशेंट केयर यूटिलाइजेशन जो है वो ज्यादा नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। बेनिफिशियरीज को क्या किया जाता है, इसके अंदर किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है? तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो डेटा होता है उसके बेसिस पे बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट किया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। पर फैमिली सेकेंडरी केयर के लिए जो अमाउंट इंश्योर किया गया वो कितना है, दैट इज 5 लाख। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी क्योंकि मैंने पीछे 10 लाख लिखा था। और यहाँ पे सेंटर और स्टेट का जो कॉस्ट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 60:40, नॉट इक्वल, नॉट 50:50। इसी वजह से सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ब्लैक बॉक्स के बारे में है। आपको पता है कि अभी कोझिकोड में जो एक अनवांटेड इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर ब्लैक बॉक्स जो है न्यूज में है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ब्लैक बॉक्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। द ब्लैक बॉक्सेस आर 2 मेटेलिक बॉक्सेस कंटेनिंग द रिकॉर्डर्स। तो ब्लैक बॉक्सेस जो होते हैं मेटेलिक बॉक्सेस होते हैं और इसके अंदर रिकॉर्डर्स होते हैं। सोचिए। सेकेंड, दे आर ऑरेंज इन कलर। इनका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ब्लैक बॉक्स की अगर हिस्ट्री देखें तो 1950s के आसपास इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि तब जब भी प्लेन क्रैशेस होते थे इन्वेस्टिगेशंस करनी होती थी और कुछ कंक्लूसिव कॉजेस के बारे में डिस्कवर करना होता था तो ज़्यादा पता नहीं लग पाता था। और वहाँ पे ऐसा कहा गया कि हमें ब्लैक बॉक्स जैसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि जो
कॉजेज हैं किसी भी एक्सीडेंट के, किसी भी प्लेन क्रैश के, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। और उसी के बाद ही हमने जो ब्लैक बॉक्सेस थे, जो कि 2 मेटालिक बॉक्सेस होते हैं ऑरेंज कलर के, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग्स होती हैं, रिकॉर्डर्स होते हैं, और ये किस किस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। ये क्रैश के टाइम पे एल्टीट्यूड क्या था, एयर स्पीड क्या थी, फ्लाइट हैंडलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या था, रोल क्या था, ऑटो पायलट स्टेटस क्या था, पिच क्या थी, इन सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है 80 डिफरेंट टाइप्स की जो डेटा रिकॉर्ड होते हैं इसके अंदर, वो पूरा का पूरा रजिस्टर रहता है, ताकि बाद में इसको अनरेवल करके जो इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव करी जा सके और जो कॉजेज हैं किसी भी फ्लाइट के क्रैश होने के, उनके बारे में पता लगाया जा सके। अदरवाइज क्या होगा, प्लेन क्रैश होगा, अगर हमें कॉजेज ही नहीं पता होंगे तो हम आगे इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे। तो ये जो ब्लैक बॉक्सेस हैं जो कि ऑरेंज होते हैं कलर के अंदर, इसमें जो 80 टाइप्स का डेटा होता है उसको हम देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एक्सपर्ट उसको एनालाइज करते हैं, और देन वी मेक श्योर कि क्या ऐसे फ्यूचर में हम चीजें करें, क्या ऐसे प्रिकॉशंस लें, क्या ऐसे सेफगार्ड्स लें, ताकि फ्यूचर के अंदर उस तरीके के एक्सीडेंट्स या उस तरीके के क्रैशेस जो हैं वो ना हो। तो यहाँ पे ब्लैक बॉक्सेस जो मेटेलिक बॉक्सेस हैं, यस, क्या इसके अंदर रिकॉर्डर्स होते हैं, ये भी ठीक है, ऑरेंज कलर के होते हैं, ये भी ठीक है। आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में। अभी रिसेंटली एक चेंज आया है, एक परसेंटेज जो है इसमें आपको बतानी है, लेकिन जो चेंज है वो ये है कि जो स्टार्टअप्स है उसको भी अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए हम एलोकेट करते हैं, क्या 30% है, 40 है, 50 है, 20 है, सोचिए। चलिए, तो आंसर हमारा यहाँ पे है बी, जो 40% होता है। 40% किसका, नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट का ऑफ द बैलेंस शीट एक्सपोजर जो है वो दिया जाता है किसको, वो दिया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को। इसके अंदर एग्रीकल्चर जो होता है वो भी होता है, माइक्रो एंटरप्राइजेस भी होती है, और अभी रिसेंटली जो है स्टार्टअप्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया। पीएसएल ब्रॉडन टू इंक्लूड स्टार्टअप्स, यहाँ पे जो न्यूज थी। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर पावर है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स है, यहाँ पर भी जो लिमिट्स है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करी गई है, क्योंकि प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पे कहा गया है कि जो लेंडिंग करी जाती है किसको, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, वीकर सेक्शन को, उसके अंदर भी जो टारगेट्स है उसको इंक्रीज किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ चेंजेस हैं, इसी वजह से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो थी वो न्यूज में थी और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया। विद इन 2 मिनट्स में आप रिवाइज करेंगे, फिर हम प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, विनर ऑफ द डे को भी देखेंगे। चलिए, शुरुआत करी थी हमने सुरक्षा पोर्टल के साथ। किससे रिलेट करता है, एलिफेंट से, क्योंकि अगस्त 12 मतलब आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे। और यहाँ पे हमने स्टेटस देखा था, अभी एक रिसेंटली जो पोर्टल लॉन्च किया गया यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, उससे क्या होगा, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ताकि उसको कम भी किया जा सके। देन हमने एशियन एलिफेंट के बारे में देखा था, IUCN के हिसाब से एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में आता है, और नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया भी है। फिर हमने देखा था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इंप्लीमेंट कर दिए ताकि लैंड रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाला जा सके। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 2 ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट कर दिया। और अभी इलेक्शन कमीशन जो हमारा है वो कर रहा है कुछ एक्सप्लोरेशन कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है ताकि रिमोट वोटिंग जो है वो करवाई जा सके। और ज्योग्राफिकल हर्डल्स जो होते हैं, कई बार ऐसे हर्डल्स होते हैं ऐसी जगह पे कि जो वोटर्स हैं वो नहीं आ पाते हैं वोट देने के लिए, तो उस सिचुएशन को ओवरकम किया जा सकेगा अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाती है तो। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि सनस्पॉट्स को लेकर था। हमने अंब्रा एंड न्यूम्ब्रा के बारे में देखा था। काला रीजन होता है, कंपेरेटिवली ठंडा होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें ज्यादा होती है। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि प्रोजेक्ट चीता को लेकर था, जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो UAVs हैं उनके ऊपर मिसाइल्स जो है, एंटी टैंक मिसाइल्स हो गए, म्यूनिशंस हो गए, अलग अलग टाइप की मिसाइल्स जो है वो लगाई जा सके, ताकि ऐसे एरियाज जहां पे इंसानों के लिए पहुंचना, हमारी आर्मी के लिए पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टेरेन्स होती हैं, वहां पर अगर इन UAVs को छोड़ा जाएगा तो कंपेयर टू आवर कंपेटिटर्स जो है हमें एक एज मिलेगी। और खासतौर पे लद्दाख रीजन जो है, इंडिया चाइना बॉर्डर है, जहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है स्कर्मिशेस हमेशा चलती रहती हैं, वहां पर अगर हम ऐसे UAVs रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी कंपेयर टू आवर एनिमीज। फिर हमने देखा था सनस्पॉट्स के बारे में, 50,000 किलोमीटर का डायमीटर होता है इसके अंदर। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग होती है स्टार की, और एवरी सोलर साइकिल 11 साल के अंदर ये जो है चेंज होती है। इसके अलावा कूलर होता है कंपेयर टू द सराउंडिंग एरियाज। फिर हमने इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखा था इंडिया रिस्क के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको लेके आई है। वेरियस ऐसे
यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है CWC, CGWB, IMD जो इसको डेटा प्रोवाइड करती है और इसी वजह से ऑल द टाइप ऑफ डेटा जैसे कि रेनफॉल का डेटा, सॉइल मॉइस्चर का डेटा, अंडरग्राउंड वाटर कितना है इसका डेटा, बारिश कितनी हुई, कितना हमने स्टोर किया, रिजर्वोयर का डेटा, ये सब जो है इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर अवेलेबल मिलता है आपको। देन हमने देखा था बायोफ्यूल डे के बारे में। थीम जो है बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। 10 अगस्त को हर साल जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसे 2015 से ऑब्जर्व कर रही है। फिर हमने देखा था PMJAY के बारे में। नेगेटिव रिजल्ट्स रहे हैं इसके खासतौर पर लॉकडाउन की वजह से, लेकिन स्कीम जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या यूज किया जाता है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा को यूज किया जाता है। पर फैमिली कितना पैसा दिया जाता है? सेकेंडरी केयर के लिए 5 लाख पर फैमिली दिया जाता है, लेकिन सेंटर और स्टेट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है दैट इज नॉट 50:50, दैट इज 60:40। 60 और 40 का जो रेशियो है वो इसके अंदर रहता है। फिर हमने ब्लैक बॉक्स के बारे में देखा था, जो रिसेंट ट्रेजेडी हुई है कोझिकोड के अंदर। उसके ऊपर ब्लैक बॉक्स जो होता है 2 मेटेलिक बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर रिकॉर्डर्स होते हैं, ऑरेंज कलर के ये होते हैं। इसमें 80 टाइप्स का जो डेटा है वो रिकॉर्ड किया जाता है क्रैश के टाइम पे, उसको एनालाइज किया जाता है ताकि फ्यूचर के अंदर इस तरीके के इंसिडेंसेस ना हो, हम ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशंस और सेफगार्ड ले पाए। लास्ट हमने प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में देखा था। एलोकेशन 40% रहता है। रिसेंटली स्टार्टअप्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया और साथ में ही जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर है वहां पर लेंडिंग इंक्रीज करने की बात करी गई है। सिमिलरली जो मार्जिनल फार्मर्स है, वीकर सेक्शंस है, उनके लिए भी यहाँ पे लेंडिंग को इंक्रीज करने की बात करी गई है। तो यहाँ पे रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है। क्वेश्चंस देख लीजिए जिसका आपको आंसर करना है। प्रीलिम्स के लिए जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है वो है व्हाट इज आईक्रेस्ट, को एक लाइन में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मेंस के लिए exam.netmock.com पे चले जाइएगा, वहां पे मेंस की सीरीज जो है वो क्रिएट कर दी गई है। वहां पे आप अपने आंसर्स को PDF की फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। जो विनर ऑफ द डे है वो है कैलाश कुमार। तो कैलाश, आप हमें नेटमॉक प्रेप पर मेल करके बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। जो आप लोगों के मार्क्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपर 2 ब्रैकेट्स में अगर स्कोर है देन कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। 6 से कम अगर स्कोर किया है तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और वैसे भी कल विद इन 24 आवर्स में आपको जो है एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेनी चाहिए। तो एक रिवीजन तो हम कर ही लेते हैं इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेक्चर। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है हमने इसकी रिवीजन कर ली, लेकिन सेकंड जो रिवीजन है 24 आवर्स में आप एक बार कर लीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लीजिएगा एंड देन यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपके मिस ना हो। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।